स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल न्यू हॉरिजन पर। आज हम लिटरेचर के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चलते हैं आपके जो इंग्लिश लिटरेचर के जो आपके बहुत ही फेमस जो राइटर्स होते हैं उनके बारे में आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा तोरू दत्त। तो देखिए तोरू दत्त कौन था, कौन थी, उन्होंने क्या काम किए थे वो जानते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल कैसे रही थी, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल है या उन्होंने अपने जीवन में क्या काम किए हैं, उनके क्या क्या उनके वर्क थे, वो हमारे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड स्पेशली सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देरी ना करते हुए जानते हैं। देखिए तोरू दत्त जिनका जन्म मार्च 4, 1856 को हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो अगस्त 30, 1877 को हुई थी। देखिए तोरू दत्त वो जो बंगाली ट्रांसलेटर, ये बंगाली ट्रांसलेटर थे एंड पोइट और एक कवि थी, पोइट थी फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप से। हु रॉट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में लिखा। इन व्हाट वाज देन ब्रिटिश इंडिया, जब हमारा जो भारत था वो एक ब्रिटिश भारत था, ये उस समय की बात है। She is seen as one of the founding figures of Anglo-Indian literature, alongside Henry Louis Vivian Dorjiu, मनमोहन घोष एंड सरोजनी नायडू। यह हेनरी लुइस विवियन डॉर्जियो, मनमोहन घोष एंड सरोजनी नायडू के अलावा अंग्रेजी भाषा में लिखने वाली जो अंग्रेज भारतीय साहित्य को इंग्लिश में लिखने वाली एक विश्व प्रसिद्ध लेखिका थी। दत्त इज नॉन फॉर हर वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश। जो दत्त हैं वो जानी जाती हैं अपनी जो पोइट्री के जो वॉल्यूम्स हैं, यानी कि बहुत सारी उन्होंने पोइट्रीज लिखी थी, वॉल्यूम्स थे, तो जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी उनके बारे में उनके लिए वो जानी जाती हैं। अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स 1877, अ शेफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स 1877, यह जो पोइम थी उन्होंने 1877 को लिखी थी। एंड एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, यह जो पोइम थी वो उन्होंने 1882 को लिखी थी। एंड फॉर अ नॉवेल इन फ्रेंच, और फ्रेंच भाषा में जो उन्होंने नॉवेल लिखा था, ले जर्नल डे मैडमोसेले डे आर्वर्स, यह इन्होंने 1879 को लिखा था, यानी कि 1879 को यह लिखकर उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। हर पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंसिटिव डिस्क्रिप्शंस एंड लिरिसिज्म, इनकी जो पोइट्री है वो कैरेक्टराइज होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिबल टॉपिक्स होते हैं और यह एक लयबद्ध तरीके से सेंसिबल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मानसिक मतलब सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर ही लिखी जाती हैं। हर पोएम्स रिवॉल्व अराउंड थीम्स ऑफ लोनलीनेस, लॉन्गिंग, पैट्रियोटिज्म एंड नॉस्टैल्जिया। उनकी जो पोएम्स हैं वो अकेलेपन है, ठीक है, उलझने हैं और देशभक्ति है आदि के टॉपिक के ऊपर इनकी पोएम है वो चरितार्थ होती है, इनमें वो उनके ऊपर लिखी जाती हैं। दत्त डाइड यंग, जब जो दत्त थी जब वो मरी थी, उनकी जब डेथ हुई थी वो काफ़ी जवान थी और उनकी जब डेथ की जो एज थी, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी जब उनकी एज 21 थी, विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड सम कंपेरिजन ऑफ हर टू द पोइट जॉन कीट्स, जिसके कारण क्या उनको किसी प्रकार जो पोइट हैं जॉन कीट्स, वो भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट हैं, तो उनसे उनकी तुलना की जाती है। अब देखते हैं बायोग्राफी, उनकी जीवनी कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या सहा, कैसे कैसे उनकी फैमिली का बैकग्राउंड था। तो अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, उनका जो बचपन था और उनकी शिक्षा कैसे हुई। तोरू दत्त वाज बोर्न इन कलकत्ता ऑन 4 मार्च 1856 इन बंगाली फैमिली दैट हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तोरू दत्त का जन्म कलकत्ता में 4 मार्च 1856 को एक बंगाली फैमिली में हुआ था जिसने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था। हर फादर वाज गोविंद चंद्र दत्त, उनके पिता गोविंद चंद्र दत्त थे। एंड हर मदर वाज क्षेत्रमती दत्त। निमितर, ये निमितर क्या है, बंगाली नेम है और हिंदी में इनको क्षेत्रमती दत्त, ठीक है। तो इनकी माँ का नाम क्षेत्रमती दत्त था, ऑफ द राम बागान दत्त फैमिली, और ये क्या राम बागान दत्त फैमिली से बिलोंग करती थी। द दत्त
family was one of the first Calcutta families to be strongly influenced by the British colonial and missionary presence। जो दत्त परिवार था वो कलकत्ता का पहला परिवार माना जाता था जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वो ब्रिटिश भारत और जो मिशनरी जो लोग आए थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तुरु दत्त ग्रैंडफादर, तुरु दत्त के जो दादाजी थे रसमय दत्त एंड हर फादर बोथ हेल्ड इम्पोर्टेंट पोजीशंस अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनके जो दादाजी और उनके पिता ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर क्या बहुत अच्छी पोजीशन पर कार्य कर रहे थे। हर कजन रोमेश चंद्र दत्त, उनका जो चचेरा भाई रोमेश चंद्र दत्त वाज आल्सो ए राइटर, वह भी एक लेखक था, एंड इंडियन सिविल सर्वेंट, और वो भी क्या इंडियन सिविल सर्वेंट का में काम कर रहा था, यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी था। दत्त's फादर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी इन 1862। जो दत्त के पिता थे उन्होंने क्या क्रिश्चियन धर्म को 1862 में अपना लिया था। व्हेन दत्त वाज 6 ईयर ओल्ड, जब जो दत्त थी वो सिर्फ 6 साल की थी। हर मदर इनिशियली रेजिस्टेड कन्वर्सन, उनकी माँ ने धीरे शुरुआत में तो क्या इस कन्वर्जन को यानी कि इस बदलाव का विरोध किया, बट इवेंचुअली बिकम अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन एज वेल, और धीरे धीरे क्या वो भी क्या एक धीरे धीरे क्रिश्चियन धर्म को वो भी अपनाने लगे। बोथ ऑफ दत्त's पेरेंट्स पब्लिश्ड सम राइटिंग, जो दत्त के जो दोनों पेरेंट्स थे यानी कि उनके माता पिता, उन्होंने भी कुछ राइटिंग कुछ लिटरेचर में वर्क किया था। हर फादर रॉट पोइट्री, उनके पिता ने पोइट्री लिखी थी, एंड हर मदर पब्लिश्ड अ ट्रांसलेशन इनटू बंगाली ऑफ ए रिलीजियस मोनोग्राफ, और उनकी माँ ने भी क्या जो धार्मिक किताबें थी जो बंगाली में थी उनको भी ट्रांसलेशन का काम किया। तुरु वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ 3, तुरु थी वो तीनों बच्चों में सबसे छोटी थी। आफ्टर अ सिस्टर आरू एंड अ ब्रदर अब्जू, उनका एक सिस्टर थी आरू और उसके बाद एक भाई अब्जू। सी एंड हर सिबलिंग स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर चाइल्डहुड्स इन कलकत्ता, उन्होंने और उनके भाई बहनों ने अपना लगभग ज़्यादातर जो बचपन था वो कलकत्ता में बिताया। स्प्लिटिंग देयर टाइम बिटवीन अ हाउस इन द सिटी, और शहर के बीचों बीच एक घर में, एंड ए गार्डन हाउस इन द सबर्ब ऑफ बगमारी, और बगमारी एक जगह का नाम है, वहाँ पर क्या एक उनके घर में एक बड़ा सा गार्डन था, तो वो ज़्यादातर समय जो तीनों बहन भाई थे वो अपने ज़्यादातर समय उस गार्डन में बिताते थे। दत्त वाज एजुकेटेड एट होम बाय हर फादर, दत्त को एजुकेटेड किया गया था उनके पिता के द्वारा घर पर ही, एंड बाय द इंडियन क्रिश्चियन ट्यूटर, और एक भारतीय क्रिश्चियन थे जो उनके टीचर रहे थे बाबू साहेब चुंदर बनर्जी। लर्निंग फ्रेंच एंड इंग्लिश, और उन्होंने क्या उनको फ्रेंच एंड इंग्लिश सिखाई, एंड इवेंचुअली संस्कृत, और धीरे धीरे के उनको संस्कृत भी सिखाए। इन एडिशन टू हर फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ बंगाली, यानी कि उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली थी, इसके अलावा उन्होंने क्या संस्कृत इंग्लिश और फ्रेंच भी सीखी। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, सी लर्न जॉन मिल्टन्स एपिक, उन्होंने जॉन मिल्टन की जो एपिक थी जो महाकाव्य है पोइम ऑफ क्रिश्चियन एलेगरी पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, ये एलेगरी क्या एक तरह से यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक पोइट्री होती है, पोइट्री क्या इसको बड़ी पोइट्री होती है, यानी कि उसको हम एपिक बोलते हैं, ठीक है। तो वो पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने पढ़ी बाय हार्ट, यानी कि बड़े ही ध्यान से दिल से पढ़ा उसको। शी ऑल्सो लर्न स्टोरीज ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम हर मदर, और उन्होंने क्या जो ऐतिहासिक भारत की जो कहानियाँ थीं, ठीक है, जो धार्मिक कहानियाँ थीं वो भी अपनी माता से उन्होंने सुनी। दत्त's ब्रदर अब्जू डाइड ऑफ कंजप्शन इन 1865, दत्त का जो भाई अब्जू था वो 1865 में हैजे के कारण उसकी डेथ हो गई। व्हेन ही वाज 14, जब वह सिर्फ 14 साल का था। लाइफ इन यूरोप इन 1869, 1869 में, व्हेन दत्त वाज 13, जब दत्त सिर्फ 13 साल की थी, दत्त's फैमिली लेफ्ट इंडिया, दत्त की फैमिली ने इंडिया को छोड़ दिया, मेकिंग दत्त एंड हर सिस्टर सम ऑफ द फर्स्ट बंगाली गर्ल्स टू ट्रेवल बाय सी टू यूरोप। और यह कुछ ऐसा था कि जो दत्त और उसकी यानी कि जो तुरु दत्त और उसकी बहन फर्स्ट बंगाली गर्ल थी जिन्होंने पहली बार समुद्र से यूरोप की यात्रा की थी। द फैमिली स्पेंड 4 years लिविंग इन यूरोप, और उस परिवार ने यूरोप में 4 साल बिताए। 1 in फ्रांस, 1 साल फ्रांस में, एंड 3 in इंग्लैंड, और 3 साल इंग्लैंड में। दे आल्सो विजिटेड इटली एंड जर्मनी, और वे क्या इटली एंड जर्मनी में भी गए थे। दे फर्स्ट लिव्ड इन फ्रांस, वो पहली बार फ्रांस में रहे फ्रॉम 1869 to 1870। इन द साउथ ऑफ फ्रांस
फ्रांस के दक्षिण क्षेत्र में, एंड इन पेरिस, और पेरिस में भी रहे। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, दत्त स्टडीड फ्रेंच इन नाइस, जो दत्त ने फ्रेंच की पढ़ाई की नाइस के अंदर। नाइस का एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एंड वाज ब्रीफली और स्टूडेंट एट अ बोर्डिंग स्कूल, और उसके बाद क्या, वह बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले लिया, यानी कि वहाँ रहकर उन्होंने पढ़ाई अपने आगे जारी रखी। इन 1870 द फैमिली लिव्ड इन ऑनस्लो स्क्वायर, ये जगह का नाम है ब्रॉम्पटन, लंदन के अंदर। वेयर दत्त स्टडीड म्यूजिक, जहाँ दत्त ने म्यूजिक सीखा। इन 1871 1871 में दे मूव टू कैम्ब्रिज, वे कैम्ब्रिज चले गए। वेयर दे रिमेन अंटिल 1873, जहाँ पर वो 1873 तक रहे। इन 1872 द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ऑफर्ड ए लेक्चर सीरीज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने क्या एक लेक्चर सीरीज को ऑफर किया, यानी कि उन्होंने कोर्स चलाया था, हायर लेक्चर्स फॉर वुमेन, इस नाम से, विच तोरू दत्त अटेंडेड विद हर सिस्टर आरू, और इस लेक्चर को क्या तोरू दत्त ने अपनी बहन आरू के साथ इसको अटेंड किया। एट द टाइम, उस समय वुमेन वर नॉट एंटाइटल्ड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। उस समय कुछ ऐसा था कि उस समय यूनिवर्सिटी में जो चुनाव वगैरह हुआ करते थे मेंबर्स बनने के लिए, तो वहाँ महिलाओं को इस बात की इजाज़त नहीं दी गई थी कि वो इसके मेंबर्स बन सकें। एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन वर लिमिटेड, और उच्च शिक्षा के लिए जो उनकी महिलाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बहुत ही सीमित थी। दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन टू एक्सेस यूनिवर्सिटी लेक्चर्स, यह बहुत ही अच्छा अवसर था कि वह उन लेडीज़ के लिए कि वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकें, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सेटअप बाय ए ग्रुप इंक्लूडिंग फिलोसफर हेनरी सिडविक, और इस ग्रुप को चला रहा था कौन, एक फिलोसफर थे हेनरी सिडविक, एंड सफरजिस्ट कंपेनर मिलिसेंट गैरेट फॉकेट, और उनके क्या एक साथी थे मिलिसेंट गैरेट फॉकेट। लेक्चर्स फॉर लेडीज बिकेम न्यूनाम कॉलेज इन 1871, जो लेक्चर्स ऑफ लेडीज़ थे, लेक्चर फॉर लेडीज़ बिकेम न्यूनाम कॉलेज इन 1871, ये न्यूनाम कॉलेज में 1871 में किए जा रहे थे। बट तोरू दत्त डिड नॉट हरसेल्फ मैट्रिकुलेट एज ए मेंबर ऑफ द वुमेंस कॉलेज, लेकिन क्या किसी कारण जो तोरू दत्त थे वो अपने आप को मेंबर नहीं बना पाई इस कॉलेज में, प्रिजम्बली बिकॉज शी वॉज लिविंग इन कैम्ब्रिज एंड हैड नो नीड फॉर कॉलेज अकोमोडेशन, हालांकि क्योंकि वह कैम्ब्रिज में रह रही थी, एंड हैड नो नीड फॉर कॉलेज अकोमोडेशन, वह मतलब क्या ऐसा था कि वह अपने आप को मेंबर नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि वो पहले से ही कैम्ब्रिज में रह रही थी, और उसको क्या कॉलेज के जो एकोमोडेशन यानी कि कॉलेज के द्वारा दिए जा रहे खर्चों की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो कुछ जानबूझकर भी उसके सदस्य नहीं बनी। हर कॉरेस्पॉन्डेंस डज रेफर हावर टू मार्टन हॉल, हालांकि जो उसकी दूरस्थ शिक्षा थी वो क्या मार्टन हॉल से की गई, देन द होम ऑफ न्यूनाम कॉलेज, एंड टू मिस क्लाव प्रिंसिपल ऑफ न्यूनाम कॉलेज। While not a member of a Cambridge college, therefore Dutt would have had access to college stimulating intellectual discussion and critical thinking. जबकि क्या वह कैम्ब्रिज कॉलेज में वो रह रही थी, उसमें सदस्य थी, उसका स्टूडेंट थी, Dutt would have had access to colleges stimulating intellectual discussion. जो दत्त थी वो कॉलेज के दौरान होने वाले जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन थे उसमें पार्टिसिपेट किया करती थी, एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल थिंकिंग अपनी यानी कि अपने सोच विचार वहाँ रखा करती थी। एट द एंड ऑफ 1872 और 1872 के अंत में तोरू दत्त मैट एंड बी-फ्रेंडेड मैरी मार्टिन, तोरू दत्त मिली और दोस्त बन गई किसकी, मैरी मार्टिन की, द डॉटर ऑफ रिवरेंड जॉन मार्टिन ऑफ सिडनी सोसेक्स कॉलेज। यह सिडनी सोसेक्स कॉलेज से संबंध रखते थे जॉन मार्टिन, और उनकी बेटी थी मैरी मार्टिन, ठीक है। तो उनसे उनकी मुलाकात हुई और वो दोस्त बन गए। द फ्रेंडशिप दैट डेवलप्ड बिटवीन द टू गर्ल्स एट दिस टाइम कंटिन्यूड इन देयर कॉरेस्पॉन्डेंस आफ्टर तोरूज रिटर्न टू इंडिया, और यह दोस्ती तो गहरी हो गई कि जब इंडिया आई थी तो क्या आपस में पत्राचार करके यानी कि लेटर्स लिखकर एक दूसरे से अपनी भावनाएं व्यक्त किया करते थे। द फैमिली लेफ्ट कैम्ब्रिज इन 1873, परिवार ने कैम्ब्रिज को 1873 को छोड़ दिया। Living in St. Leonards, Sussex from April to November 1873 and then returning to Calcutta.
और वो वापस 1873 में कलकत्ता वापस आए। लेटर लाइफ, उसके बाद का जीवन क्या था। When तुरुदत्त रिटर्न टू कलकत्ता इन 1873, जब तुरुदत्त कलकत्ता 1873 में वापस आई, एट एज 17, जब वो 17 साल की थी, सी फाउंड इट चैलेंजिंग टू रीइंटीग्रेट विद अ कल्चर विच नाउ सीम्ड लाइक एन अनहेल्दी प्लेस बोथ मोरली एंड फिजिकली स्पीकिंग। जब उन्होंने पाया, यानी कि जब वो एक लंदन जैसे हाईटेक शहर में उस समय के में रह रही थी, जब वो वापस इंडिया में आए तो भारत का जो कल्चर था उनको क्या अनहेल्दी लगा, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉरल एक्ट्स थे, फिजिकली स्पीकिंग थी, ठीक है, यानी कि भारत का कल्चर और इंग्लैंड का जो कल्चर था अलग था, ठीक है। तो जब वो वापस कलकत्ता आए तब उनको जो भारत का कल्चर था बहुत ही ज़्यादा हैवी लगा, यानी कि वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टू हर यूरोपनाइज्ड एंड क्रिश्चियनाइज्ड एज, यह उनको क्या, जब वो यूरोप से रहकर आए थे और क्रिश्चियन धर्म को उन्होंने अपना लिया था, तो उस तरीके से उनको भारत का जो धर्म था, भारत का जो कल्चर था, उनको अपनाना बहुत ही कठिन लगा। हर सिस्टर आरू डाइड ऑफ कंजप्शन इन 1872। उसके बाद तुरुदत्त की जो बहन थी आरू, उसकी भी डेथ हैजा के कारण 1872 में हो गई, एज 20, जब वह उसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। 3 years आफ्टर, 3 साल के बाद, आफ्टर रिटर्निंग टू कलकत्ता, जब वो कलकत्ता आई थी, सी रोट टू हर फ्रेंड मैरी मार्टिन, यानी कि 1873 में जब वो आई थी इंडिया में, तब वो सी रोट टू हर फ्रेंड मैरी मार्टिन दैट, तब उन्होंने अपने दोस्त मैरी मार्टिन, जो अभी कैम्ब्रिज में इंग्लैंड में रह रही थी, उसको पत्राचार किया, उसको लेटर लिखा, दैट आई हैव नॉट बीन टू वन डिनर पार्टी और एनी पार्टी एट ऑल सिंस वी लेफ्ट यूरोप, यानी कि जब से कोई भी डिनर पार्टी या किसी भी प्रकार की पार्टी नहीं की है जब से हम यूरोप से होकर आए हैं। एंड दैट इफ़ एनी फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंड मदर हैपन्स टू सी मी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ आई एम मैरिड, और यदि मैं ऐसा कुछ करने जाती हूँ तो मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या तुम शादीशुदा हो, ठीक है। यानी कि ऐसा भारतीय कल्चर था कि एक अनमैरिड लड़की यदि घर से बाहर जाती है, ठीक है, तो अनमैरिड लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। काफ़ी सारे बंदी से रहा करती थी उस समय, ठीक है। तो यदि बाहर जाना होता था तो एक जो मैरिड वुमेन थी उसको थोड़ा छूट दी जा सकती थी कि यदि वो जाती भी थे तो अपने किसी घर के पुरुष सदस्य के साथ वो बाहर जाए, तो ऐसी कोई छूट नहीं दी गई थी अनमैरिड गर्ल्स को। तो उन्होंने अपनी ऐसी भावनाएं अपने फ्रेंड मैरी मार्टिन को लिखी। बोथ स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसिंग अ फ्रस्ट्रेशन, ये जो दोनों स्टेटमेंट थी एक तरह की फ्रस्ट्रेशन, यानी कि एक परेशानी, एक माइंड में आने वाली एक दुविधा को एक्सप्रेस कर रही थी विद व्हाट शी सॉ एज रेस्ट्रिक्टिव एंड कंजर्वेटिव सोसाइटी, जो कि दर्शा रही थी क्या एक रेस्ट्रिक्टिव एंड कंजर्वेटिव, यानी कि एक विरोधी और एक कंजर्वेटिव, यानी कि कंजर्वेटिव सोसाइटी में से एक ऐसी सोसाइटी जो लोगों को अपनी आज़ादी से काम करने से रोकती है। हाउएवर शी आल्सो रिकॉग्नाइज्ड दैट यूरोप कुड नॉट रिप्लेस इंडिया एज अ ट्रू होम, और उसने यह भी महसूस कर लिया था कि जो यूरोप है वो इंडिया की तरह उसका ट्रू होम नहीं बन सकता है, यानी कि एट लास्ट उसको इंडिया को अपना घर बनाना था। शी टुक कंसोलेशन इन रीइन्विगोरेटिंग हर स्टडीज ऑफ संस्कृत विद हर फादर, और अंत में क्या उसने अपने पिता के साथ संस्कृत को पढ़ने में ध्यान दिया। एंड हियरिंग हर मदर्स स्टोरीज एंड सॉन्ग्स अबाउट इंडिया, और अपनी माँ के द्वारा जो कहानियाँ वो सुनाती थी उनको सुना, और भारत के जो संगीत था उसको भी सुना। लाइक बोथ ऑफ हर सिबलिंग्स, और अपने दोनों भाई बहनों की तरह ही, तुरुदत्त डाइड ऑफ कंजप्शन एट अ यंग एज ओनली 21 ऑन 30 अगस्त 1877, और अपने दोनों भाई बहनों की तरह ही तुरुदत्त भी कंजप्शन यानी कि हैजे के कारण सिर्फ 21 साल की उम्र में 30 अगस्त 1877 को उनकी मृत्यु हो गई। राइटिंग यानी उनके जो कार्य थे वो क्या क्या थे। तुरुदत्त वाज अ नेचुरल लिंग्विस्ट, तुरुदत्त का एक प्राकृतिक भाषाविद थी, एंड इन अ शॉर्ट लाइफ उनके छोटे से जीवन में बिकेम प्रोफिशिएंट इन बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच एंड लेटर ऑन संस्कृत, और वो क्या बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच और आगे संस्कृत में भी क्या अच्छे से उनको कमांड मिल गई थी। सी लेफ्ट बिहाइंड एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ प्रोज एंड पोइट्री,
और इसके अलावा क्या उनकी बहुत ज़्यादा शी लेफ्ट बिहाइंड एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, और उन्होंने अच्छा खासा प्रोज एंड पोइट्री का कलेक्शन भी बना लिया था। हर 2 नॉवेल्स, उनके जो 2 नॉवेल्स थे, द अनफिनिश्ड बाइनिका और द यंग स्पेनिश मेडन रिटन इन इंग्लिश, यानी कि द अनफिनिश्ड बाइनिका ये एक नाम है, और द यंग स्पेनिश मेडन यानी इस नॉवल के 2 नाम हैं जो कि इंग्लिश में लिखे गए थे। एंड ली जर्नल डे मैडमोसेल डी आर्वर्स, ये क्या रिटन इन फ्रेंच, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था। वर बेस्ड आउटसाइड इंडिया विद नॉन इंडियन प्रोटोगनिस्ट, और ये क्या भारत के बाहर की दुनिया को दर्शाता था जो कि क्या नॉन इंडियन थे। हर पोइट्री कंप्राइज अ शेफ ग्लेन इन फ्रेंच फील्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ हर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश ऑफ फ्रेंच पोइट्री। हर पोइट्री कंप्राइजेज अ शेफ ग्लेन, यानी कि हर उसकी जो पोइट्री है कंपैरिजन करती है सेफ ग्लेन इन फ्रेंच फील्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश ऑफ फ्रेंच पोइट्री। इन्होंने फ्रेंच पोइट्री से इंग्लिश के अंदर इस को ट्रांसलेशन किया था। एंड एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान विच कंप्लाइज हर ट्रांसलेशन एंड एडेप्टेशन फ्रॉम संस्कृत लिटरेचर। और जो एंशिएंट बैलेड एंड लीजेंड्स है ऑफ हिंदुस्तान जो कंप्लाई करती है, और जो ट्रांसलेशन यानी कि उसका प्रोडक्ट था संस्कृत साहित्य से लिया गया था। अ शेफ ग्लेन इन फ्रेंच फील्ड्स वाज पब्लिश्ड इन 1876। यह जो नॉवेल था ये 1876 में पब्लिश किया गया था विदाउट अ प्रीफेस और इंट्रोडक्शन, बिना किसी प्रीफेस और बिना किसी परिचय के। इट कंटेन्स 165 पोइम्स, इसके अंदर 165 पोइम थी, मोस्टली ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच इनटू इंग्लिश, जो कि क्या ज़्यादातर फ्रेंच इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी बाई दत्त के द्वारा। एक्सेप्ट फॉर 1 पोइम कंपोज बाय दत्त, सिर्फ एक पोइम जो दत्त ने खुद कंपोज की थी, ए मॉन पेयर, एंड 8 पोइम्स ट्रांसलेटेड बाय हर सिस्टर, और 8 जो कविताएं थी उनकी बहन के द्वारा ट्रांसलेट की गई थी। एट फर्स्ट दिस कलेक्शन अट्रैक्टेड लिटिल अटेंशन, इनकी इस पोइम के फर्स्ट कलेक्शन को थोड़ा सा ध्यान लोगों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया। थॉट इट इवेंचुअली केम टू द अटेंशन ऑफ एडमंड गोस इन 1877, और अंत में क्या 1877 में जो एडमंड गोस थे उनके संपर्क में आया, यानी कि इन्होंने इस ग्रुप ऑफ पोइम की ओर ध्यान दिया। हु रिव्यूड इट क्वाइट फेवरेबली इन द एग्जामिनर दैट ईयर, और उन्होंने उस वर्ष इन जो पोइम के कलेक्शन को क्या काफ़ी सराहा। शेफ वुड सी अ सेकेंड इंडियन एडिशन इन 1878, और जो शेफ था ये शेफ ग्लेन इन फ्रेंच फील्ड्स, ये जो आपका नॉवेल था वो 1878 को पब्लिश किया गया था। एंड थर्ड एडिशन बाय कगन पॉल ऑफ लंदन इन 1880। बट दत्त लिव टू सी नाइदर ऑफ दीज ट्रम्प्स, लेकिन क्या दत्त ने इन दोनों ही जीतों को यानी कि अपनी ये दोनों ही विजयों को नहीं देख पाई, और वो देख पाते इससे पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। द सेकेंड एडिशन एडेड 44 न्यू पोइम्स, जो सेकेंड एडिशन है वो अपने अंदर 44 यानी कि 44 पोइम्स का ग्रुप है। अ पोर्ट्रेट ऑफ तुरु दत्त एंड हर सिस्टर, एक तरह का पोर्ट्रेट है, यानी उन्होंने अपना जीवन दर्शाया है तुरु दत्त और अपनी बहन का। एंड अ प्रीफेस बाय दियर फादर, जो कि जिस पर मोहर लगाई गई, यानी कि उसको सामने लाया गया था उनके पिता के द्वारा आफ्टर दियर डेथ, यानी कि जब तुरु दत्त और उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी तब इस कलेक्शन को उनके पिता दुनिया के सामने लेकर आए थे। एट द टाइम ऑफ हर डेथ, उनकी मृत्यु के समय सी लेफ्ट बिहाइंड 2 नॉवेल्स, उन्होंने अपने पीछे 2 नॉवेल्स छोड़ दिए थे। ले जर्नल डी मैडमोसेल डी आर्वर्स, जो कि पब्लिश किया गया था पोस्टमोसली इन 1879 टुकड़ों में 1869 में। द फर्स्ट नॉवेल इन फ्रेंच बाय एन इंडियन राइटर भी है पहला एक नॉवेल था जो भारतीय लेखक के द्वारा फ्रेंच में लिखा गया था। एंड बाइनिका और द यंग स्पेनिश मेडन थॉट टू बी द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश बाय एन इंडियन वुमेन राइटर, और इसको भी क्या एक भारतीय महिला लेखिका के द्वारा जो इंग्लिश में लिखा गया पहले नॉवेल के रूप में माना जाता है। इन एडिशन टू एन अनफिनिश्ड वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल पोइम्स इन इंग्लिश एंड संस्कृत ट्रांसलेशन, एंशिएंट बैलेड्स एंड द लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, और इसके अलावा क्या जो अनफिनिश्ड यानी कि जो पूरे हुए मतलब जो ये काम पूरे नहीं हो पाए थे
और जो वॉल्यूम थे, संग्रह थे, इंग्लिश और संस्कृत के ट्रांसलेशन के, इंग्लिश और संस्कृत के अंदर इनका ट्रांसलेशन किया गया था। ठीक है। एंशिएंट बैलेंस एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, और इस पोइम का नाम था, यानी कि ग्रुप ऑफ पोइम्स का नाम था एंशिएंट बैलेंस एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। इट वाज द आफ्टर दत्त's डेथ इन 1877, और यह क्या, दत्त की जो डेथ हुई थी 1877 उसके बाद की बात है। दैट हर फादर डिस्कवर्ड द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ हर राइटिंग्स, जब दत्त की जो डेथ हो गई थी तब उनके पिता ने उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि कच्चे कागज़ों पर उनके कामों को देखा। अमंग विच वाज एंशिएंट बैलेंस, जिनके बीच में ही क्या एंशिएंट बैलेंस भी छुपी हुई थी, यानी कि उसके बाद में उनके पिता थे इस पोइम को सामने लेकर आए। व्हेन एंशिएंट बैलेंस एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान वाज पब्लिश्ड पोस्टमसली इन 1882, जब एंशिएंट बैलेंस एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान वाज पब्लिश्ड, उनको पब्लिश किया गया पोस्टमसली इन 1882, एक के बाद एक 1882 में, एडमंड घोष रॉट एन इंट्रोडक्टरी मेमोयर फॉर इट, तब एडमंड घोष ने इनके परिचय कराते हुए एक मेमोयर भी लिखा था। इन दिस ही रॉट ऑफ तोरुदत्त, इसके बारे में इन्होंने, इसमें तोरुदत्त के बारे में इन्होंने लिखा था। सी ब्रॉट विद हर फ्रॉम यूरोप अ स्टोर ऑफ नॉलेज, वह अपने साथ एक नॉलेज का स्टोर लेकर आई थी यूरोप से, दैट वुड हैव सफिशिएंट टू मेक एन इंग्लिश और फ्रेंच गर्ल सीम लर्न, और जिससे लगा कि एक लड़की ने इंग्लिश और फ्रेंच को काफ़ी अच्छे से जान लिया। बट विच इन हर केस, लेकिन इसके केस में वाज सिंपली मिरेकुलस, लेकिन क्या तोरुदत्त के केस में यह क्या यह काम एक चमत्कारपूर्ण था, एक जादुई रूप था। द बैलेट्स आर इसेंशियली इंडियन इन जनरल एंड आउटलुक एंड आर द पोलिटिकल अटेम्प्ट्स टू रिवील हर रिटर्न टू हर लैंड। द बैलेट्स आर इसेंशियली इंडियन, जो बैलेट्स जो पोइम ऑफ ग्रुप था वो वास्तविक रूप में इंडियन इन जनरल, यानी कि एक वैसे तो इसका रूप जो भारतीय था, एंड आउटलुक एंड आर द पोलिटिकल अटेम्प्ट्स टू रिवील हर रिटर्न टू हर लैंड, और ये वास्तव में एक कोशिश बताता था कि किस प्रकार उसने अपनी मातृभूमि की ओर लौटने में कितने कदम उठाए थे। इन देम आर एंशिएंट व्हाट सी हैड लर्न टू ऑफ इन देम, इनके अंदर आर एंशिएंट व्हाट सी हैड लर्न ऑफ हर कंट्री फ्रॉम बुक्स, इसमें यह भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार उसने अपने देश से काफ़ी कुछ सीखा, फ्रॉम बुक्स किताबों से, एंड फ्रॉम हर पीपल और उसके लोगों से। शी डिड नॉट एंग्लिसाइज हर आइडियाज़ बट केप्ट क्लोज टू द एथिकल वैल्यूज ऑफ ओरिजिनल टेल्स, वे काफ़ी चीज़ों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद नहीं कर पाई टू द एथिकल वैल्यूज ऑफ द ओरिजिनल टेल्स विद हर understanding of modern life and dedication to craft has helped her to make these ideas of your relevant to understanding of modern life। सॉरी, इसको वापस देखते हैं। इन them, इनके अंदर और ancient what she had learned, कि वह क्या कुछ सीख सकी थी ऑफ हर कंट्री, अपने देश से, फ्रॉम बुक्स उनकी किताबों से, एंड फ्रॉम हर पीपल और अपने लोगों से। शी डिड नॉट एंग्लिसाइज, वह काफ़ी कुछ अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर पाई, हर आइडियाज अपने विचारों को, बट केप्ट क्लोज टू द एथिकल वैल्यूज़, लेकिन वह क्या उसने अपने दिल में काफ़ी सारी जो एथिकल वैल्यूज़ थी, जो वास्तव में सामाजिक जो वैल्यूज़ थी, महत्व थे, उसको संजोए रखा ऑफ द ओरिजिनल टेल्स, वास्तविक कहानियों से। वाइल हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न लाइफ, जबकि क्या वह मॉडर्न लाइफ को अंडरस्टूड करती थी, यानी कि एक मॉडर्न लाइफ से बिलोंग करती थी। एंड डेडिकेशन टू क्राफ्ट हैज़ हेल्प हर टू मेक दीज आइडियाज़ ऑफ योर रिलेवेंट टू पोस्टेरिटी, और उसने क्या ये सारे जो उसने कहानियाँ और जो समाज से सीखा था उसको एक पोस्टर की तरह अपनी पोइम में उतारा। सम वेल, अपनी पोइम और अपनी नॉवेल्स में उतारा। सम वेल रिमेंबर्ड पोइम्स फ्रॉम दिस वॉल्यूम इंक्लूड, यानी कि कुछ और वेल नोन जो पोइम्स हैं वो जानी जाती हैं, यानी कि जो ग्रुप ऑफ जो पोइम्स था जो बैलेट्स वाली थी, उसमें कुछ और पोइम्स भी थी, जैसे अ सी ऑफ फॉलेस, द लोटस, जो द लोटस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लगभग जो क्या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी जाती है। सीता एंड हर
एंड आवर कैजुलरी भी बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में पूछी जाती है। आवर कैजुलरी इन पर्टिकुलर इज ऑफन टॉट इन हाई स्कूल्स इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द इंग्लिश सर्कुलम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आवर कैजुलरी है और जो द लोटस है वो क्या हमारे भारत में 12th क्लास में हाई स्कूल्स के अंदर ये इंग्लिश सर्कुलम के तहत इसको पढ़ाया जाता है। अब उसके कुछ पब्लिकेशंस हैं। सीफ ग्लेंड ऑफ फ्रेंच फील्ड्स, साप्ताहिक संबंध प्रेस, भावनापुर 1876 में इसका पब्लिश किया गया था। बायनिका और द स्पेनिश मेडन सीरियलाइज्ड इन बंगाल मैगजीन फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, इसको क्या 1878 में टुकड़ों में इसको पब्लिश किया गया था। ली जर्नल डी मैडमोजेल द आर्बस डिडियर पेरिस 1879 में इसको पब्लिश किया गया था। पोस्टोमस एंशिएंट बैलेंस एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान इसको 1882 में पब्लिश किया गया था। दत्त आल्सो पब्लिश ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच पोइट्री, दत्त ने क्या फ्रेंच पोइट्रीज का भी ट्रांसलेशन किया था। एंड लिटरेरी आर्टिकल्स, और कुछ साहित्यिक आर्टिकल्स को भी पब्लिश किया था इन बंगाल मैगजीन फ्रॉम मार्च 1874 टू मार्च 1877। यानी कि बंगाल मैगजीन में उन्होंने कुछ साहित्यिक आर्टिकल्स भी लिखे थे 1874 से 1877 के बीच में। नोटेबल मैगजीन पब्लिकेशन फ्रॉम दिस टाइम इंक्लूड एसेज ऑन लेकोनेट डी लिस्ले एंड हेनरी लुइस विवेन डेरोजियो इन दिसंबर 1874 में इसने पब्लिक किया था। नोटेबल मैगजीन पब्लिकेशंस के अंदर उन्होंने ये ऐसे भी पब्लिश किए थे। सी आल्सो पब्लिश सम ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत इन बंगाल मैगजीन, और उन्होंने कुछ संस्कृत से कुछ ट्रांसलेशन भी पब्लिश किए थे ये बंगाल मैगजीन के अंदर अक्टूबर 1876 में, एंड कलकत्ता रिव्यू के अंदर जनवरी 1877 में। इन एडिशन, इसके अलावा दत्त रॉट अ ग्रेट मैनी लेटर्स, दत्त ने बहुत सारे लेटर्स भी लिखे विच वर पब्लिश्ड इन 1921, जो कि क्या पब्लिश किए गए थे 1921 में एज द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ तोरू दत्त, एक जीवन और लेटर्स के रूप में तोरू दत्त के, बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा, एडिटेड बाय हरिहर दास, और इसमें कुछ एडिटिंग भी की गई थी जो हरिहर दास के द्वारा की गई थी। उनमें से एक लेटर था जिसके कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख लें। तोरू दत्त वाज बोर्न इन बंगाल, ये उसका अंश नहीं है बट क्या इसका एक शॉर्ट समरी है, ब्रीफ है, वो आप देख सकते हैं। तोरू दत्त वाज बोर्न इन बंगाल, तोरू दत्त का जो जन्म बंगाल में हुआ था। बट हर फादर वांटेड हिज डॉटर्स टू हैव अ वेस्टर्न एजुकेशन, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटियों को क्या एक वेस्टर्न एजुकेशन, एक पश्चिमी सभ्यता की, यानी कि पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा मिले। सो द फैमिली मूव टू फ्रांस, इसलिए जो परिवार तो फ्रांस चला गया। वेयर शी लर्न बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, वहाँ पर उन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश को सीखा। शी ट्रेवल टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड गई। वेयर फॉर अ ब्रीफ वाइल शी अटेंडेड स्पेशल लेक्चर्स फॉर वुमेन एट कैम्ब्रिज, और जहाँ पर उसने कैम्ब्रिज के अंदर कुछ वुमेन्स को स्पेशल लेक्चर्स को अटेंड किया। एंड इटली, और इटली में गई। ऑन हर रिटर्न होम सी पब्लिश, और जब वो घर वापस आई यानी कि इंडिया, तो उसने पब्लिश किए। एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में हर ओनली वॉल्यूम ऑफ वर्स एंड डाइड द नेक्स्ट ईयर, अपने वर्स यानी कि जो पोइम का जो संग्रह था उसको पब्लिश किया गया, उसके बाद में वो अगले साल उसकी डेथ हो गई। वर्चुअली नॉन ड्यूरिंग हर ब्रीफ लाइफ टाइम, हर वर्क गैव हर सम पोस्टुमस सेलिब्रिटी इन यूरोप, यानी कि वर्चुअली अननोन ड्यूरिंग हर ब्रीफ लाइफ टाइम, यानी कि वो व्यक्तिगत रूप से तो क्या अपने पूरे जीवन भर लोगों से छुपी रही। हर वर्क गैव हर सम पोस्टुमस सेलिब्रिटी इन यूरोप, और जब उसकी डेथ हो गई तो यूरोप के अंदर उसके जो वर्क थे उससे उसने काफ़ी ख्याति प्राप्त की थी। फॉन्ड ऑफ हिंदू मिथ बट रेज्ड इन क्रिश्चियन, वह हिंदू मिथ यानी कि भारतीय रहस्यों की क्या फॉन्ड थी, बट रेज्ड अ क्रिश्चियन, लेकिन क्या क्रिश्चियन धर्म को मानती थी। लविंग बोथ फ्रांस एंड इंडिया, वे दोनों फ्रांस और इंडिया को प्यार करती थी, लाइक करती थी। सी इलिस्ट्रेट द इन्फ्लुएंस दैट colonialism had on many writers seeking an audience as she expressed her love for her home in English, which was not even her second language। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वह काफ़ी सारे समाज के चीज़ों से प्रभावित हुई, उसके काफ़ी सारे ऑडियंस थे
ठीक है, और उसने अन्य भाषाओं पर भी अपना नियंत्रण रखा। इंग्लिश उसकी वास्तविक भाषा नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या उसने एक दूसरी भाषा के रूप में उस पर अच्छे से कमांड किया हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बिकॉज आई एम नॉट आई एम नॉट इंग्लिश मीडियम स्कूल, आई एम नॉट अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट। सो कई बार आपको क्या मेरी जो स्पीकिंग है और थोड़ा शब्दों का पढ़ना थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये अच्छे से पढ़ के बता सकूं। मैंने ये सारी जो जानकारी निकाली है काफ़ी सारी बुक से और विकिपीडिया है, गूगल से, मैंने इसको काफ़ी सारा इकट्ठा किया है। उसके बाद मैंने इसको एक चैप्टर के रूप में लाकर आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें प्लीज़। मेरी छोटी सी कोशिश है, आप कृपया मेरा साथ दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।